देखिए बच्चों, आज हम भूगोल विषय का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं। बाह्य प्रक्रिया भाग 2। इसमें पवन के कार्य एवं भूरूप हम लोग देखेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, पीपीटी जो बनाई है उससे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है। बाह्य प्रक्रिया भाग 2 ये पाठ पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस पाठ में खनन अपक्षरण के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते हैं। अपक्षरण यानी खनन, निक्षेपण, चट्टानों का कारक द्वारा होने वाला परिवर्तन, नदी, हिमनदी, पवन, सागर की लहरें, ये कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। इन कारकों के कारण भूपटल पर निरंतर परिवर्तन होते हैं और नए नए भूरूप निर्मित होते हैं। इस पाठ में से कुछ भूरूपों की जानकारी हम यहाँ देखेंगे। बाह्य प्रक्रिया यानी क्या? खनन अपक्षरण कार्य के कारण मुख्यतः भूपटल का क्षरण होता है। हमने इसका अध्ययन पिछले पाठ में किया है। खनन कार्य से बनी जलोढ़ मिट्टी कारकों द्वारा बहाकर ली जाती है। कारक की गति मंद होने पर उसका निक्षेपण होता है। इस पद्धति से बहता पानी यानी नदी, हिमानी, पवन, सागर की लहरें और भूजल, ये कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। इन कारकों के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते हैं और नए नए भूरूप तैयार होते हैं। इस प्रकार में से कुछ भूरूपों की जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। कारक कौन कौन से? देखिए, नदी है, हिमानी या हिमनदी, पवन है, सागर की लहरें है। अभी हम लोगों ने अभी तक नदी, उसका खनन कार्य, निक्षेपण कार्य देखा, उसके जो बनाए जो भूरूप है उसके बारे में जानकारी ली है। उसके बाद हिमानी या हिम नदी, इसकी भी खनन निक्षेपण कार्य से जो भूरूप बने उसके बारे में जानकारी ली है। अभी तीसरा जो कारक है पवन, पवन के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। पवन के कार्य एवं भूरूप क्या है, पवन का क्षरण कार्य, पवन का निक्षेपण कार्य और उनसे जो भूरूप बने हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। पवन यानी क्या? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यह गति पृथ्वी की सतह के लगभग समानांतर रहती है। पृथ्वी के कुछ मीटर ऊपर तक के पवन को सतही पवन और 200 मीटर या अधिक ऊंचाई के पवन को उपरित पवन कहते हैं। ये पवन किसको कहेंगे हम लोग? कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यह गति पृथ्वी की सतह के लगभग समानांतर रहती है। पृथ्वी के कुछ मीटर ऊपर तक के पवन को सतही पवन और 200 मीटर या अधिक ऊंचाई के पवन को उपरितन पवन कहते हैं। पवन के कार्य एवं भूरूप। हवा की हलचल को पवन कहते हैं, ये सबको पता है। आपने पहले इसका अध्ययन किया है कि पवन एक गैस रूपी बाह्य कारक है। पवन के क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते हैं। आप लोगों को पता है हमारे भारत देश में भी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। ये जो राज्य है इसमें मरुस्थलीय रेगिस्तान है। यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया होती है क्योंकि वहां पर बारिश होती है और उससे वहां पर वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है। इस प्रकार की क्रिया वहां पर ज्यादा करके दिखाई देती है। इन प्रदेशों में बहुत पक्षी अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का चूरा एवं रेत अधिक प्रमाण में फैली होती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम रुकावटें होती है। पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। निक्षेपण यानी संचयन होता है। इस प्रकार पवन क्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं, है ना। ये कारक है पवन भी।
वापस से देखते हैं हम लोग कि पवन के क्षरण और निक्षेपण कार्य मुख्यतः मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इन प्रदेशों में भौगोलिक पक्षी अधिक मात्रा में होने से चट्टानों का चूरा एवं रेत अधिक प्रमाण में फैली होती है। यहाँ पवन के वहन कार्य में कम प्रभाव होती है। पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। इस प्रकार पवन क्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। निक्षेपण यानी संचयन का कार्य करते हैं। अभी पवन का क्षरण कार्य ये देखेंगे। पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के कण, पत्थर आदि पदार्थ बहा ले जाते हैं और में आने वाली चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है। इससे ये जो भूरूप है, भूक्षेत्र चट्टान, अपक्षरण गढ़, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। यारंदाग आदि भूरूप तैयार होते हैं। तो इस प्रकार पवन का क्षरण कार्य होता है। पवन अपने साथ छोटे बड़े आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थ बहा ले जाते हैं। पवन मार्ग में आने वाली चट्टानों पर ये पदार्थ घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है। इससे भूक्षेत्र चट्टान आदि भूरूप तैयार होते हैं। अभी पवन का जो क्षरण कार्य किस प्रकार होता है देखिए, हम लोग देखेंगे। पवन का अपर धनात्मक कार्य अपवहन कार्य, अपवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, अपघर्षण यानी घर्षण होना और सन्निघर्षण यानी खुद का घर्षण होना। तो ये इस प्रकार के अपधनात्मक कार्य है पवन के माध्यम से होते हैं। पहला है अपवहन कार्य, दूसरा अपघर्षण कार्य और तीसरा सन्निघर्षण कार्य। अभी एक एक का हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। अपवहन कार्य यानी क्या, देखिए। अपवहन इसका अर्थ होता है उड़ा ले जाना। यांत्रिक अपक्षय के कारण शैल कणों को पवन उड़ा ले जाती है, जिससे धरातल पर धीरे धीरे परत की परत उखाड़ने लगती है। इसका एक उदाहरण है मिस्र में कतारा नामक गर्त, सागर तल से 130 मीटर से भी अधिक गहरी है ना। यह पवन का इस प्रकार कार्य होता है। हम लोगों ने देखा है कि सागर समुद्र में भी इस प्रकार बड़े बड़े जो गर्त होते हैं, वैसे ही ये पवन के माध्यम से, पवन के खनन कार्य से, अपवहन कार्य से गर्त बनी है, जो कि सागर तल से भी 130 मीटर से अधिक गहरी है। वापस देखो अच्छे से। अपवहन इसका अर्थ होता है उड़ा ले जाना। यांत्रिक अपक्षय के कारण शैल कणों को पवन उड़ा ले जाती है, जिससे धरातल पर धीरे धीरे परत की परत उखाड़ने लगती है। इसका एक उदाहरण है मिस्र में कतारा नामक गर्त, जो है वो सागर तल से 130 मीटर से भी अधिक गहरी पाई जाती है। अभी दूसरा है अपघर्षण। अपघर्षण यानी क्या, पवन द्वारा उड़ते हुए धूलि के कण चट्टानों पर अपघर्षण क्रिया करते हैं। पवन के मार्ग में पड़ने वाले चट्टान को उड़ते हुए धूल कण रगड़ते और घिसते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का जन्म होता है। पवन द्वारा जो अपघर्षण होता है धरातल से 1 मीटर ऊंचाई तक अधिक प्रभावशाली होता है। क्योंकि 1 मीटर क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते हैं, इसलिए वो नीचे का 1 मीटर से नीचे का जो भाग है हवा का, वहां पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अपघर्षण यानी पवन द्वारा उड़ते हुए धूलि के कण चट्टानों पर अपघर्षण क्रिया करते हैं। पवन के मार्ग में पड़ने वाले चट्टान को उड़ते हुए धूल कण रगड़ते और घिसते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का जन्म होता है। पवन द्वारा जो अपघर्षण होता है धरातल से 1 मीटर ऊंचाई तक अधिक प्रभावशाली होता है। अपवहन देखा, अपघर्षण। अभी सन्निघर्षण यानी खुद को घिसना। इसमें उड़ते हुए धूल कण न केवल घर्षण कार्य करते हैं, मतलब जो
धूलकण है, खाली वो पत्थरों को टकराते नहीं है, वो खुद भी मतलब उसका घर्षण है खुद भी मिट जाना, इस प्रकार इसका अर्थ है। इसमें उड़ते हुए धूलकण न केवल घर्षण कार्य करते हैं, वो शनि घर्षण का कार्य करते हैं। पवन के साथ जो उड़ते हुए धूलकण है आपस में टकराते हैं और गोल और सूक्ष्म हो जाते हैं। जो धूलिकण होते हैं आपस में टकराते हैं और गोल सूक्ष्म हो जाते हैं, या फिर पत्थरों पर टकरा के ये खुद और टूट जाते हैं, इस प्रकार ये शनि घर्षण। हम लोगों ने देखा पवन का अपर धनात्मक कार्य, उसमें 3 प्रकार है। अपवहन कार्य देखा, अपघर्षण कार्य देखा और शनि घर्षण कार्य देखा। अभी हम देखेंगे पवन अपरदन पर प्रभाव डालने वाले कारक। इसके ऊपर क्या कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? उसमें पहला है पवन का वेग, दूसरा है धूलकणों के आकार व ऊंचाई, चट्टानों की बनावट किस प्रकार की है, कठिन है, कठोर है, कठोर है या मुलायम है, इस प्रकार ये भी निर्भर करता है। चौथा है जलवायु, ये भी उसके ऊपर प्रभाव डालता है। पांचवा है वनस्पति आवरण। तो इसमें पहला हम देखेंगे पवन का वेग। पवन का वेग अधिक होने से चट्टानों का अपरदन तेजी से होता है। पवन की आंधी चलती है तो बड़े बड़े शिलाखंडों को उड़ा ले जाती है ना। पवन का वेग भी निर्भर करता है कि किस प्रकार खनन कार्य, क्षरण कार्य किस प्रकार होता है, ये भी इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा तेज हवा रहेगी उतना ज्यादा क्षरण होगा यानी खनन होगा। पवन का वेग अधिक होने से चट्टानों का अपरदन तेजी से होता है। पवन की आंधी चलती है तो बड़े बड़े शिलाखंडों को उड़ा ले जाती है, इस प्रकार। दूसरा है धूलकणों के आकार व ऊंचाई। धूलकणों के आकार और ऊंचाई भी प्रभाव डालते हैं क्षरण कार्य में। सामान्यतः छोटे धूलकण ऊपरी भाग में रहते हैं और जो मोटे कण धरातल के नजदीक रहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे धूलकणों की मात्रा घटती जाती है। यही कारण है जो धरातल के निकट अपरदन सक्रिय रूप में होता है। जैसे जैसे ऊंचा मतलब ऊपर जाएंगे हम लोग, जैसे जहाँ पर ज्यादा पवन बहती है तो वो दिखाई देगा कि जो धरातल है वहां पर धूल या कण जो कंकड़ होते हैं थोड़े बड़े बड़े दिखाई देंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो थोड़े बारीक दिखाई देंगे। तो इसका असर जो धरातल से जो घिसते हुए नीचे चलते हैं उसका प्रभाव ज्यादा होता है क्षरण कार्य में। धूलकणों के आकार व ऊंचाई। सामान्यतः छोटे धूलकण ऊपरी भाग में रहते हैं और जो मोटे कण धरातल के नजदीक रहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे धूलकणों की मात्रा घटती जाती है। यही कारण है कि जो धरातल के निकट अपरदन सक्रिय रूप में होता है। अपरदन यानी खनन क्षरण कार्य। तीसरा है जो प्रभाव डालने वाले घटक जो कारक है उसमें तीसरा है चट्टानों की बनावट। ये भी प्रभाव डालती है। जैसे कि कुछ चट्टान कठोर होते हैं। चट्टानें विभिन्न प्रकार की होती है। कठोर चट्टानों का अपरदन तीव्र गति से नहीं हो पाता है। कमजोर चट्टानों का अपरदन तीव्र गति से होता है। चट्टान विभिन्न प्रकार की होती है, उसमें कठोर चट्टान भी होते हैं और मुलायम चट्टान भी होते हैं। तो कठोर चट्टान का अपरदन यानी खनन तीव्र गति से नहीं हो पाता है, जो कि कमजोर या मुलायम जो चट्टान होती है उसका अपरदन यानी खनन कार्य तीव्र गति से होता है। जलवायु। चौथा है जलवायु। मरुस्थलीय प्रदेशों में जलवायु अधिक प्रभाव डालती है। जो तापमान है ओस कणों की सघनता तथा वायुदाब जो जलवायु कारक पवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसे कि रेगिस्तानों में बारिश नहीं होती है और उससे ये जलवायु का असर प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जलवायु अधिक प्रभाव डालती है। जो तापमान है ओस कणों की सघनता तथा वायुदाब जो जलवायु कारक पवन पर विशेष प्रभाव
डालते हैं। वनस्पति आवरण, इसका भी प्रभाव रहता है। जिन क्षेत्र में वनस्पति का आवरण अधिक होता है वहाँ पवन का अपरदन न्यूनतम देखने को मिलता है, क्योंकि हवा जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती है ना। लेकिन मरुस्थलीय भागों में देखिए, जहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र है, जहाँ पर वनस्पति नहीं है, वहां पर पवन का अपरदन यानी खनन क्षरण कार्य अधिक होता है, अधिक दिखाई देता है। तो ये भी एक अपरदन के ऊपर प्रभाव डालने वाला एक कारक है। वनस्पति आवरण, जिन क्षेत्र में वनस्पति का आवरण अधिक होता है वहां पवन का अपरदन न्यूनतम देखने को मिलता है। लेकिन मरुस्थलीय भागों में देखिए, जहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र है, पवन का अपरदन अधिक होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो ये 5 कारक देखे, पवन अपरदन पर प्रभाव डालने वाले कारक, उसमें पवन का वेग ये भी निर्भर करता है, धूल कणों के आकार व ऊंचाई ये भी निर्भर करता है, चट्टानों की बनावट ये भी प्रभाव डालने के लिए निर्भर करता है, जलवायु, वनस्पति आवरण, ये पवन अपरदन पर प्रभाव डालने वाले ये कारक है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पवन के क्षरण कार्य से बने भूरूप। पवन के क्षरण कार्य से कौन कौन से भूरूप बने हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला है भूक्षेत्र चट्टान, दूसरा है पुल तथा खिड़की, तीसरा यारन दाग। किताब में इतने दिए नहीं, लेकिन मैंने जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर माहिती डाली है। भूक्षेत्र चट्टान, उसमें पहला भूक्षेत्र चट्टान है, दूसरा पुल तथा खिड़की है, तीसरा यारन दाग है, चौथा वात गर्त है, पांचवा जालीदार शिला है और छठवा भूस्तंभ है। और जो पवन के क्षरण कार्य से बने भूरूप है। अभी हम लोग पहला भूक्षेत्र चट्टान, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। देखिए क्या होता है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा तेजी से चलती है, तो अपने साथ बारीक कण, कंकड़, पत्थर भी उड़ा के ले चलती है। जब ये कण होते हैं हवा के साथ कठोर चट्टान के भाग पर टकराती हैं, वो धीरे धीरे अपवर्तित होने लगता है। लेकिन जो मुलायम चट्टान है वो तेजी से अपवर्तित होती है, चट्टानों में विशेष आकृति बन जाती है। पवन द्वारा चारों ओर से चट्टानों का नीचे का भाग कट जाता है और ऊपर का भाग जो होता है वो चौड़ा रह जाता है। इसे हम क्षत्रक शिला कहते हैं, यानी भूक्षेत्र चट्टान कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जो हम लोग देखेंगे तो इस भाग के चारों तरफ से हवा चलती है। कोई बड़ा पत्थर हो, नीचे का भाग जो है मुलायम हो, ऊपर का कठोर हो, तो नीचे का भाग जो है उसका क्षरण होता है, अपरदन होता है उसका, और वो कट जाता है। इससे क्या होता है कि ऊपर का भाग जो होता है वो वैसे ही चौड़ा रह जाता है और नीचे का भाग ऐसा बारीक होते जाता है। तो इस प्रकार ये भूक्षेत्र चट्टान का जो भूरूप है इस प्रकार वो बनता है। ये देखिए नीचे का भाग देखिए पूरा उसको घिस गया है, ऊपर का जो भाग है चौड़ा रह गया है, क्योंकि ऊपर का भाग क्या कैसे है, कठोर है, और नीचे का भाग मुलायम है। तो इस प्रकार क्षत्रक शिला यानी भूक्षेत्र चट्टान इस प्रकार बनता है। नीचे का भाग पूरा बारीक है और ऊपर का पूरा चौड़ा रह गया है, ऊपर का कठोर है और नीचे का बारीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से इस प्रकार की हवा चलती है, जो कंकड़ कण होते हैं इसको टकराते हैं और इससे इसका भी क्षरण होता है यानी खनन होता है। तो जो मुलायम भाग जो है उसका ज्यादा तीव्र गति से उसका क्षरण होता है, अपरदन होता है और वो बारीक होते जाता है, ऊपर का भाग वैसे चौड़ा रहता है। वापस से देखेंगे हम लोग। मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा तेजी से चलती है तो अपने साथ बारीक कण, कंकड़, पत्थर भी उड़ा के ले चलती है। जब ये कण होते हवा के साथ कठोर चट्टाने के भाग पर टकराती है, वो धीरे धीरे अपवर्तित होने लगता है। लेकिन जो मुलायम चट्टान है वो तेजी से अपवर्तित होती है, चट्टानों में विशेष आकृति बन जाती है। पवन द्वारा चारों ओर से चट्टानों का नीचे का भाग जो होता है वो कट जाता है और ऊपर का भाग चौड़ा रह जाता है। इससे हम क्षत्रक शिला या भूक्षेत्र चट्टान कहेंगे। तो
तो ये उसका जो है वो पिक्चर इसमें किताब में भी दिया है। बुच्चेद्वय चट्टान का जो चित्र है इस प्रकार है, ये देखिए इस प्रकार होता है। दूसरा है पुल तथा खिड़की। पुल तथा खिड़की किस प्रकार बनती है, देखिए पुल तथा खिड़की जालीदार चट्टान। जालीदार चट्टान में जब पवन अपरदन के कारण छिद्र हो जाती है, जालीदार चट्टान में जब पवन अपरदन के कारण छिद्र हो जाती है तो आगे एक लंबे समय के उपरांत अपरदन के कारण यह छिद्र चट्टान के आर पार हो जाता है, जिसे पवन खिड़की कहते हैं। जब इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है तो एक महराब की आकृति का निर्माण होता है, जिसे पुल कहते हैं। पुल जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग जो पुल देखते हैं ऊपर का भाग इस प्रकार, नीचे का पूरा खाली रहता है, नीचे हम लोग उस साइड भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये पुल की खिड़की बनती है, क्योंकि जो भाग होता है नीचे का वहां पर चट्टान जो होता है वो मुलायम होता है, ऊपर का भाग जो है कठोर है। इससे क्या होता है कि नीचे का जो भाग होता है वो घिस घिस के कंकड़ कणों के द्वारा वो कट जाता है और इस प्रकार पुल जैसे जो आकृति है इस प्रकार बन जाती है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर का भाग वैसे है, नीचे का पूरा कट गया है। नहीं, देखिए इस प्रकार पुल तथा खिड़की इस प्रकार बनती है। वापस से देखेंगे, पुल तथा खिड़की जालीदार चट्टान में जब पवन अपरदन के कारण छिद्र हो जाती है तो आगे एक लंबे समय के उपरांत अपरदन के कारण ये छिद्र चट्टान के आर पार हो जाता है, जिसे पवन खिड़की कहते हैं। जब इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है तो एक महराब की आकृति का निर्माण होता है, जिसे पुल कहते हैं। इस प्रकार ये पुल की खिड़की का चित्र है। तीसरा है यारन दाग, जो इसमें किताब में भी इसका दिया है चित्र। यारन दाग किसे कहेंगे हम लोग, देखिए इसकी रचना जोशियन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर की अपेक्षा मुलायम चट्टान को आसानी से अपराजित करते हुए उड़ा ले जाती है। इन चट्टानों के पार्श्व में पवन के कटाव द्वारा नालियां बन जाती है, जिन्हें यारंदक कहते हैं। यारंदक यानी क्या, इसकी रचना जोशियन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर की अपेक्षा मुलायम चट्टान को आसानी से अपराजित करते हुए उड़ा ले जाती है। अपराजित यानी खनन या क्षरण। इन चट्टानों के पार्श्व में पवन के कटाव द्वारा नालियां बन जाती है, जिन्हें यारंदक कहते हैं। ये देखिए इस प्रकार जो लंबावत है, लंबी लंबी इस प्रकार यारंदक है। नीचे का भाग पूरा कट हुआ है क्योंकि वो मुलायम है और ऊपर का जो है वो कठोर है। इस प्रकार यारंदक जो है इस प्रकार भूरूप बनता है पवन के क्षरण कार्य से। इसके बाद देखेंगे वातगर्त। वातगर्त ये भी एक भूरूप है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में जो भून पर बिछी हुई कोमल चट्टानों के हल्के कणों को उड़ा के ले जाती है। पवन की इस क्रिया में लगातार सक्रिय रहने से छोटे छोटे गर्त का निर्माण होता है। धीरे धीरे इन गर्त का आकार बढ़ते जाता है। इस प्रकार गर्त को हम वात गर्त कहते हैं। वात गर्त किसे कहेंगे, शुष्क मरुस्थलीय भागों में जो भून पर बिछी हुई कोमल चट्टानों के हल्के कणों को उड़ा के ले जाती है। पवन की इस क्रिया में लगातार सक्रिय रहने से छोटे छोटे गर्त का निर्माण होता है और धीरे धीरे इन गर्त का आकार बढ़ते जाता है। इस प्रकार गर्त को हम वात गर्त कहते हैं। ये देखिए उसका पिक्चर, ये बीच का जो भाग है इस प्रकार कट कट हुआ है, पहले छोटा था बाद में ये बढ़ते जाता है और तीव्र गति से इस प्रकार वात गर्त बन जाती है। ये शुष्क मरुस्थलीय भागों में ये सब क्रिया होती है। इसके बाद देखेंगे जालीदार शिला। ये भूरूप खनन कार्य से या क्षरण कार्य से बनी हुई है। सब भूरूप हम लोग देख रहे हैं। जालीदार शिला मरुस्थलीय भागों में जब पवनों के सम्मुख विभिन्न संरचना वाली चट्टानें पड़ती है तो कोमल भाग पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, किंतु कठोर भाग यथावत बने रहते हैं।
इस प्रकार चट्टानों में जाली का निर्माण होता है जिसे जालीदार शैल कहते हैं। जालीदार शिला मरुस्थलीय मरुस्थलीय भागों में जब पवनों के सम्मुख विभिन्न संरचना वाली चट्टानें पड़ती हैं तो कोमल भाग पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, किंतु कठोर भाग यथावत बने रहते हैं। इस प्रकार चट्टानों में जाली का निर्माण होता है जिसे जालीदार शैल कहते हैं। जो मरुस्थलीय भागों में इस प्रकार के भूरूप देखने को मिलते हैं। मुलायम चट्टान उड़ा ले जाते हैं और कठोर चट्टान वैसे रहती है। तो इस प्रकार जालीदार शिला बनती है। इस साइड में देखिए जालीदार शिला है, बड़ा चट्टान है वहां पर, और बीच बीच में जो मुलायम चट्टान है उसको उड़ा लिए गए हैं और इस प्रकार जालीदार शिला बन चुकी है। जालीदार शिला। उसके बाद भूस्तंभ। ये भूरूप जो है भूस्तंभ शुष्क प्रदेश में जहां पर असंगठित तथा कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण होता है, वह इस आवरण के कारण नीचे की कोमल चट्टानों का अपरदन नहीं हो पाता, लेकिन नजदीकी चट्टानों के अपरदन के कारण कठोर चट्टानों के आवरण वाला भाग एक सम के रूप में सतह पर दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। भूस्तंभ यानी क्या? शुष्क प्रदेश में जहां पर असंगठित तथा कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी चट्टानों का आवरण होता है, वहां इस आवरण के कारण नीचे की कोमल चट्टानों का अपरदन नहीं हो पाता, लेकिन नजदीकी चट्टानों के अपरदन के कारण कठोर चट्टानों के आवरण वाला भाग एक सम के रूप में सतह पर दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो शिला होती है उसके नीचे वाला भाग अगर मुलायम है और ऐसे अगल बगल की जो शिलाएं होती है उसके नीचे के भाग कोमल होता है, लेकिन जो बीच वाला भाग होता है मुलायम उसको पवन उड़ा ले जाता है और इस प्रकार के भूस्तंभ बने रहते हैं। तो ये एक प्रकार का भूरूप है क्षीरंग से बना हुआ। ये देखिए ऐसे बड़े बड़े शिलाएं जो है ये भूस्तंभ वाले, इसको भूस्तंभ कहेंगे। बीच का जो भाग है मुलायम है जो कि पवन के क्षीरंग कार्य से अपरदन कार्य से पवने उड़ा ली गई है, और जो भाग पत्थरों का जो भाग खड़ा है वो भूस्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जो भूरूप देखे हैं, पवन के क्षीरंग कार्य से बने भूरूप देखे और उसके चित्र भी हम लोगों ने देखे किस प्रकार वो बनते हैं, है ना। पवन के क्षीरंग कार्य से बने भूरूप 6 और भी है छोटे मोटे, लेकिन जो प्रमुख है वो हम लोगों ने देखे। उसमें पहला बहुक्षेत्र चट्टान, दूसरा पुल तथा खिड़की, तीसरा यारंदा, चौथा वादगर्भ, पांचवा जालीदार शिला और छठवा भूस्तंभ। ये पवन के क्षीरंग कार्य से बने भूरूप है और इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी देखी है। क्षेत्र शिला देखिए, पुल तथा खिड़की, ये पुल तथा खिड़की है। यारंदा जो किताब में भी इसका दिया हुआ है वही लिया मैंने। वादगर्भ, ये देखिए वादगर्भ बीच का पूरा भाग उड़ा के लिए गई है पौनी। जालीदार शिला बीच का भाग उठा के ले जाती है और इस प्रकार जालीदार शिला बन जाती है। भूस्तंभ है, ये देखिए भूस्तंभ। अभी हम लोग देखेंगे पवन का निक्षेपण कार्य। पवन के निक्षेपण कार्य में पवन का निक्षेपण कार्य, इसमें पवन का निक्षेपण कार्य किस प्रकार होता है देखिए। पवन के साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं। पवन के साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जिस प्रकार पवन का वेग होगा उस प्रकार के कण या धूलि कण उसका आकार रहेगा। तेजी से अगर तेज गति रहे पवन की तो बड़े बड़े कंकड़ भी अपने साथ लेके वो चलती, उनका भी वहन होता है। और पवन का वेग कम रहे तो छोटे छोटे धूलि कण दिखाई देते हैं। इस प्रकार इसमें से शुष्क कण अति दूर तक बहाकर ले जाते हैं। छोटे छोटे कण वो बहुत दूर लेके जाते हैं और उनकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहाकर लाए जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। उस कारण कुछ विशिष्ट भूरूपों की निर्मित होती है। रेत के टीले, बरखान, सैप,
उर्मी चिन्ह, लोहेस मैदान आदि भूरूप पवन के निक्षेपण कार्यों से निर्मित होते हैं। ये पवन के निक्षेपण कार्य से, निक्षेपण यानी संचयन कार्य, मतलब पवन अपने साथ जो धूल के कण या कंकड़ जो लेकर चलती है, लेकिन उसका निक्षेपण जहाँ पर होता है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर पवन का वेग मंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, वहां पर उसका निक्षेपण होगा। निक्षेपण यानी संचयन होगा, मतलब ये सब धूली का ये सब जहाँ जहाँ तक लेके जाते हैं वहां वहां पर वो छोड़ना, वो छोड़ने के बाद जिस प्रकार के वहां पर ग्रुप तैयार होते हैं वो हम लोग देखेंगे। रेत के टीले हैं, बरखान ये भूरूप है, सैफ है, उर्मित चिन्ह है, लोहेस मैदान आदि भूरूप पवन के निक्षेपण कार्य से निर्मित होते हैं। तो पवन का निक्षेपण कार्य संचय कार्य वापस से देखेंगे, क्योंकि ये बार बार हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। पवन के साथ बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें एक सूक्ष्म कण अति दूर तक बहा कर ले जाते हैं और उनकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहा कर लाए जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। उस कारण कुछ विशिष्ट भूरूपों की निर्मित होती है। उसमें रेत के टीले, बरखान है, सैफ है, उर्मी चिन्ह, लोहेस मैदान आदि भूरूप पवन के निक्षेपण कार्य से निर्मित होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे पवन के निक्षेपण कार्य से बने भूरूप और उसके बारे में जानकारी देखेंगे। पवन के निक्षेपण कार्य से बने भूरूप कौन कौन से देखिए, रेत के टीले हैं, बरखान है, सैफ है, उर्मी चिन्ह है और लोहेस मैदान है, जो कि पवन के निक्षेपण कार्य से बने भूरूप है। उसमें पहला है रेत के टीले। रेत के टीले, इसके बारे में जानकर देखेंगे। रेत के टीले एक भूरूप है, पवन के निक्षेपण कार्य से बना भूरूप। रेत के टीले देखो, पवनी जब मंद गति से चलती है, मतलब तीव्र गति जैसे खत्म होती है, मंद गति पकड़ लेती है पवने, तो अपने साथ छोटे छोटे धूल के कण अपने साथ लेके चलती है। पवन जब तीव्र गति से चलती है तो बालू के कण और मिट्टी को उड़ा ले जाती है। पवन का वेग निर्भर करता है परिवहन शक्ति पे। इस प्रकार लाए गए बालू के कण से निर्मित होते हैं रेत के टीले। किस प्रकार, जब पवनें मंद गति से चलती है तो अपने साथ छोटे धूल के कण लेके चलती है। पवन जब तीव्र गति से चलती है तो बालू के कण और मिट्टी को उड़ा ले जाती है। पवन का वेग निर्भर करता है परिवहन शक्ति में पे। इस प्रकार लाए गए बालू के कण से निर्मित होते हैं रेत के टीले। ये देखिए, इस प्रकार ये रेत के टीले जहाँ पर पवनें मंद गति से चलती है, जो कि दूर दूर से वो धूली के कण लाए गए हैं, जहाँ जैसे उसका जो वेग है पवन का, यानी हवा का जो वेग होता है वो मंद हो जाता है। तो इस प्रकार के मंद होने से क्या होता है, जो लाए गए जो धूली कण है वो छोड़ देती है, मतलब उसकी जो गति है वो कम होती है तो वहां पर छोड़ देती है। छोड़ देने में संचय होता है उसका, और इस प्रकार के रेत के टीले बनते हैं। बरखान, बरखान का इसमें भी जो चित्र है किताब में वो भी दिया हुआ है। बालू का गिरी बरखान है। बरखान किसे कहेंगे, बालू के अर्ध चंद्राकार टीलों को बरखान कहा जाता है। ये मरुस्थलीय भागों में देखने को मिलेगा। जैसे ही पवन की गति मंद हो जाती है तो इस प्रकार अर्ध चंद्राकार टीले का निर्माण होता है। बालू के अर्ध चंद्राकार टीलों को बरखान कहा जाता है। ये देखिए बालू के गिर बरखान, ये अर्ध चंद्राकार बरखान है, इस प्रकार वो बन जाता है। तीसरा है सैप। सैप का निर्माण कैसे होता है देखिए, इसका निर्माण मंद पवनों द्वारा अधिक रेत वाले भाग में होता है और पवन एक ही दिशा में निर्मित रेखीय कटक होते हैं। ये सैकड़ों किमी लंबे होते हैं। इसका निर्माण मंद पवनों द्वारा अधिक रेत वाले भाग में होता है और पवन एक ही दिशा में निर्मित रेखीय कटक होते हैं। ये सैकड़ों किमी लंबे होते हैं। एक ही दिशा में जब पवनें बहती है और ये उससे एक ही दिशा में पवनें बहती है और उसका पवने का वेग किस प्रकार होता है, मंद होता है और इसे इस प्रकार के शेप जो है इस प्रकार बनते हैं और ये सैकड़ों किमी लंबे होते हैं। ये देखिए इस प्रकार शेप बालू के टीले, इसे दूर दूर तक इस प्रकार बालू के टीले, शेप बालू के टीले बनते हैं।
निक्षेप बने सब का भी हम लोग देख रहे हैं। लंबे लंबे दूर दूर तक फैले हैं सेब बालू के टीले। जैसे ही पवन का वेग मंद हो जाता है और इस एक ही दिशा में हवा बहती पवनें बहती है तो इस प्रकार के बालू के टीले सेब बालू के टीले बनते हैं। उसके बाद देखेंगे उर्मी चिन्ह। उर्मी चिन्ह देखिए, ये टीले पवन द्वारा उड़ाए गए बालू से निर्मित होते हैं। उर्मी चिन्ह इस स्थायी रेतीले भागों में अधिक विकसित होते हैं। उर्मी चिन्ह मतलब पवने का वेग कम रहता है, धूलिकण जो होते हैं वहां पर छोड़ देना, निक्षेपण होना उसका, और इस प्रकार के टीले बनना, ये उर्मी चिन्ह ये भी एक प्रकार है, एक भूरूप है। इस प्रकार वो बनता है। ये टीले पवन द्वारा उड़ाए गए बालू से निर्मित होते हैं। ये स्थायी रेतीले भागों में अधिक विकसित होते हैं। स्थायी रेतीले भागों में जहाँ पर बहुत सारी रेत है वहीं पर मंद गति से हवा चलती है तो इस प्रकार के उर्मी चिन्ह बनते हैं। ये देखिए इस प्रकार किताब में इसका दिया है उर्मी चिन्ह का, इस प्रकार बनते हैं। ये पवन का जो निक्षेपण कार्य से उनसे बने हुए सब भूरूप है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। लोएस मैदान पवन के निक्षेपण कार्य से बना हुआ भूरूप। लोएस मैदान किस प्रकार बनता है देखिए, जब पवन तेज गति से चलती है अपने साथ बहुत सा रेत बारीक कण होते हैं, उनको उड़ा के ले जाती है। जब पवन के मार्ग में अवरुद्ध हो जाता है, मतलब हवा ये उसका हवा जो पवने होते हैं उसका वेग अवरुद्ध अवरुद्ध यानी वो आगे बड़े बड़े पहाड़ हो तो उसके कारण उसका अवरुद्ध हो जाता है, बीच में रोक देना पवने को, तो रेत कणों को धीरे धीरे धरातल पर जमा करने लगती है। इस प्रकार बारीक कणों वाली मिट्टी का जमाव हो जाता है। इस रेत का रंग पीला और हल्का भूरा होता है। इस प्रकार के जमाव को लोएस बोला जाता है। किसे बोलेंगे? लोएस मैदान। जब पवन तेज गति से चलती है अपने साथ बहुत सा रेत बारीक कण होते हैं, उनको उड़ा के लिए चलती है। जब पवन के मार्ग में अवरुद्ध हो जाता है, जब रोक लग जाती है तो रेत कणों को धीरे धीरे धरातल पर जमा करने लगती है। इस प्रकार बारीक कणों वाली मिट्टी का जमाव हो जाता है। इस रेत का रंग पीला और हल्का भूरा होता है। इस प्रकार के जमाव को लोएस बोला जाता है। ये पवन द्वारा निक्षेपण लोएस। इस प्रकार देखिए बड़े बड़े जो यहाँ पर लोएस के मैदान बने हुए हैं, इस प्रकार वो बनते हैं। ये पवन के निक्षेपण कार्य से बने हुए भूरूप हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पवन से निक्षेपण कार्य से बने हुए भूरूप हम लोगों ने इसमें देखिए, उसमें कौन कौन से प्रमुख है देखिए। पवन के निक्षेपण कार्य से बने भूरूप, उसमें रेत के टीले हैं, बरखान देखिए, सैप, उर्मी चिन्ह और लोएस मैदान। ये पवन के निक्षेपण कार्य से बने भूरूप हम लोगों ने देखे। इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में पवन के कार्य एवं भूरूप, पवन का क्षरण कार्य में क्षरण खनन कार्य या वहन कार्य, इसमें भी हम लोगों ने इससे जो बने भूरूप उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी देखी। उसमें भूचित्र, चट्टान, पुल तथा खिड़की, यारनदाग, वादगर्त, जालीदार शिला, भूस्थान, ये पवन के क्षरण कार्य से बने भूरूप है। इसको याद रखना है आप लोगों को। क्षरण कार्य से कौन कौन से बने भूरूप है और निक्षेपण यानी संचयन कार्य से बने भूरूप कौन कौन से। निक्षेपण कार्य से रेत के टीले, बरखान, सैप, उर्मी चिन्ह, लोएस मैदान, इस प्रकार के भूरूप हम लोगों ने देखे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा पवन के कार्य में, पवन के कार्य एवं भूरूप देखे, पवन का क्षरण कार्य यानी खनन वहन कार्य उससे बने भूरूप देखे,
उसके बाद पवन का निक्षेपण यानी संचयन कार्य, उससे बने भूरूप देखे, है ना। तो कुछ प्रश्न कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, जो भी समझ में नहीं आया होगा। आरिबा खान, आरिबा खान पूछ सकती है। आरिबा खान, आवाज नहीं आ रही है मेरी। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर चट्टानों की बनावटें किसे कहते हैं सर? चट्टानों के बनावटें। चट्टानों के बनाते क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी अच्छी से। सर चट्टानों की बनावटें किसे बनावटे, कहते हैं सर? यस सर। अच्छा अच्छा, चट्टानों की बनावटे। बेटा यस चट्टानों सर। की बनावटे जो होती है, हाँ, बनावटे नहीं पहले से बने रहते हैं। चट्टान चट्टान पहले से बने रहते हैं, लेकिन हम लोग को देखे कि चट्टानों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कभी मुलायम चट्टान भी हम लोग को दिखाई देता है, कठोर चट्टान भी होता है। और मुलायम चट्टान जो होता है उसका ज्यादा मतलब जो क्षरण कार्य खनन कार्य जल्दी से होता है, और कठोर चट्टान का अ, मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है। उसकी बनावटें जो तो पहले से रहती है बेटा, चट्टानों की बनावटें पहले से रहती है। नेक्स्ट, सुमित यादव, सुमित यादव। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर रेत हाँ बोलिए किसे बेटा। कहते हैं? रेत, रेत यानी मिट्टी, मिट्टी के कण होते हैं वो। रेत, रेत यानी मिट्टी के कण बेटा। सर उर्मी चिन्ह किसे कहते हैं? बोलो ना, उर्मी चिन्ह बताया ना बेटा मैंने, कि जो हवा जो होती है, हवा अपने साथ जो मन रेत कंकड़ या धूलि के कण जो लेके अपने साथ चलती है, उसका तेज गति से बहाव के कारण वो रेत को अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन उसका उसकी गति जो होती है जब भी मंद होती है, तो रेत के कण उनको छोड़ देना, एक किसी जगह पर छोड़ देते, तो इस प्रकार उर्मी चिन्ह बन जाते हैं। थैंक यू सर। निक्षेपण यानी संचयन कार्य से बने रहते बनते हैं उर्मी चिन्ह। पवन के निक्षेपण या संचयन कार्य से बनते हैं उर्मी चिन्ह। और हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हाँ बोलो। लेस जो है इसमें आंसर तैयार है। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट होती आ रही है। आरती मालूम की। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर यारंदा यानी क्या? यारन दांग यानी वो क्षरंग खनन या क्षरंग कार्य से बना हुआ भूरूप है बेटा। यारन दांग यानी पवन के क्षरंग कार्य से बना हुआ भूरूप होता है। उसके बारे में जानकारी बताई मैंने, तो भी वापस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यारन दांग यानी जो मुलायम चट्टान होता है, उसको हवा उसका क्षरण करती है, और जो चट्टान कठोर होता है वो वैसे रहता है। तो इस प्रकार के लंबे लंबे यारंदाग भूरूप बन जाते हैं, वो यारंदाग है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो आज का लेक्चर खत्म हो गया।